अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम इस थ्योरी के बैकग्राउंड के तौर पे मर्केंटिलिज्म को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बिफोर 1776 मर्केंटिलिज्म के जो नज़रियात हैं वो पूरी दुनिया में पॉपुलर थे और उन्हीं को फॉलो किया जाता था। वो नज़रियात क्या थे? अकॉर्डिंग टू मर्केंटिलिज्म, इन इंटरनेशनल ट्रेड वन नेशन शुड बूस्ट अप इट्स एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइज इट्स एक्सपोर्ट्स। यानी किसी नेशन को इन लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल करने के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए और जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम से कम करना चाहिए बाय इम्पोजिंग हैवी टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटीज़ एंड अदर बैरियर्स ऑन ट्रेड। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि इन इंटरनेशनल ट्रेड वन नेशन कैन गेन at the expense of other nation because exports of one nation are the imports of other nation। यानी दो ट्रेडिंग जो नेशंस हैं वो एट द सेम टाइम इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट हासिल नहीं कर सकती, सिर्फ जो एक्सपोर्टिंग नेशन है वो बेनिफिट हासिल करेगी। अच्छा जी, और उनका जो सेकंड ओपिनियन थी कि किसी भी कंट्री की जो रियल वेल्थ है दैट इज़ द रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा जी, जो गोल्ड एंड सिल्वर हैं, जितने उनके रिजर्व्स किसी कंट्री के पास ज़्यादा होंगे उतना ही वो कंट्री ज़्यादा तरक्की करेगा। ठीक है, ज़्यादा तरक्की याफ्ता समझा जाएगा। अब क्या हुआ 1776 में एडम स्मिथ की बुक आई वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें एडम स्मिथ ने बताया कि इन इंटरनेशनल ट्रेड बोथ नेशंस कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड इफ़ वी वुड नॉट लाइक टू मिनिमाइज आर इम्पोर्ट्स। कि अगर इम्पोर्ट्स को मिनिमाइज़ ना किया जाए, इम्पोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ है, जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए, एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाया जाए और ज़रूरी जो इम्पोर्ट्स हैं उनको भी ना रोका जाए, तो इंटरनेशनल ट्रेड से दोनों ट्रेडिंग कंट्रीज़ को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और सेकंड जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ टोल्ड द वर्ल्ड दैट रियल वेल्थ ऑफ द नेशन are not its reserves of gold and silver but the amount of goods and services available to its citizens। कि जो रियल वेल्थ है किसी कंट्री की वो उसके सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है, उस कंट्री में पैदा होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज हैं। अच्छा, इन जो दो पॉइंट्स हैं इन्होंने दुनिया को रीशेप किया। ठीक है, लोगों का जो इकोनॉमिक थॉट है उसको रीशेप किया। अब हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो थ्योरी है इसकी तरफ कि एक्चुअली ये थ्योरी थी क्या। इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम इसके अजम्पशंस को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला इसका अजम्पशन है इट्स अ 2x2 मॉडल। यानी इंटरनेशनल जो ट्रेड है एडम स्मिथ ने अज्यूम किया कि वो दो कंट्रीज़ के दरमियान होती है और जो दो कंट्रीज़ हैं वो दो कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल हैं 2 कमोडिटीज़ एंड 2 कंट्रीज़। सेकंड इज़ फ्री ट्रेड, के जो इंपोर्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं और टैरिफ्स हैं उनको ख़त्म किया जाए और फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाए। इस तरह से दोनों नेशंस को फ़ायदा होगा। और फिर इसी में एडम स्मिथ ने एक और बात का इजाफा किया था। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑल नेशंस कैन नॉट गेन इकोनॉमिक ग्रोथ साइमल्टेनियसली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही वक्त में तमाम जो नेशंस हैं वो जो माशी तरक्की है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाए। बिकॉज एक्सपोर्ट्स ऑफ वन नेशन आर द इम्पोर्ट्स ऑफ अदर नेशंस। ठीक है, तो किसी भी कंट्री को तरक्की करने में दूसरे कंट्री की निस्बत हो सकता है वक्त ज़्यादा दरकार हो और हो सकता है कोई उससे भी जल्दी तरक्की कर पाए। इसका मतलब है कि एट द सेम टाइम तमाम नेशंस जो हैं वो तरक्की हासिल नहीं कर सकती। अच्छा जी, थर्ड है प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड्स ऑन लेबर। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स, लेबर इज़ द प्राइमरी इनपुट फैक्टर, लेबर इज़ द ओनली इनपुट फैक्टर। यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है किसी भी कमोडिटी की वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ लेबर पे, कि जितना लेबर उसकी प्रोडक्शन में यूज़ होगा उतनी ही उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी, और जितना उसकी प्रोडक्शन में लेबर कम इस्तेमाल होगा उतनी ही उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट
कम होगी, यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका इन्हिसार है लेबर के यूज़ पे। जितना लेबर ज़्यादा यूज़ होगा इट मीन्स वो चीज़ एक्सपेंसिव होगी, और जितना लेबर कम यूज़ होगा इट मीन्स कि वो चीज़ जो है वो चीपर होगी। चौथा अजम्पशन है अबाउट लेबर मोबिलिटी। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ जो लेबर मोबिलिटी है उसके बारे में दो अजम्पशंस लेता है। पहला ये कि लेबर इज़ परफेक्टली मोबाइल विद इन अ कंट्री। परफेक्ट लेबर मोबिलिटी विद इन अ कंट्री की जो एक कंट्री है उसके अंदर लेबर जो है वो परफेक्टली मोबाइल है, यानी मज़दूर जो है वो बेहतर उजरतों के लिए और बेहतर काम के जो मौके हैं उनको हासिल करने के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी में चले जाते हैं। और उनका दूसरा अजम्पशन था कि नो इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर, कि लेबर इज़ नॉट मोबाइल अक्रॉस द ट्रेडिंग कंट्रीज़, यानी वो जो दो ममालिक ट्रेड कर रहे हैं उनके दरमियान जो लेबर है वो मोबाइल नहीं है, यानी एक जो कंट्री है उसका लेबर दूसरे कंट्री में नहीं जा सकता। ठीक है। फिफ्थ है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को, इसको ज़रा हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब हम स्पेशलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं थियरी की मेन जो डेफिनेशन है उसकी तरफ। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, a country should export a commodity in which she has absolute advantage, कि एक कंट्री को उस चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो रेफ़र करता है टू अ कंट्रीज़ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ गुड एट चीपर रेट एंड इन अबंडेंस एज कम्पेयर टू इट्स ग्लोबल कंपेटिटर्स, कि इफ़ अ कंट्री इज़ मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी एज कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर्स, देन वो जो प्रोडक्ट होगी वो उस कंट्री की या वो जो कमोडिटी होगी वो उस कंट्री की एब्सोल्यूट एडवांटेज की कमोडिटी कहलाएगी। कि अगर कोई मुल्क अपने कंपेटिटर की निस्बत किसी कमोडिटी को सस्ता पैदा कर सकता है और ज़्यादा मिकदार में पैदा कर सकता है तो वो जो कमोडिटी है वो उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज की कमोडिटी कहलाएगी। ठीक है। तो कोई भी जो कंट्री है एक्सपोर्ट वो कमोडिटी करेगा जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल होगा, और इंपोर्ट क्या करेगा? इंपोर्ट वो कमोडिटी करेगा जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल नहीं होगा या जिसकी प्रोडक्शन में वो लेस एफिशिएंट होगा, या कह लें जिस कमोडिटी की प्रोडक्शन में उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हासिल होगा। ठीक है। तो जो कंट्री है, ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं, वो एक्सपोर्ट भी करेंगे और वो इंपोर्ट्स भी करेंगे। ठीक है। दे विल नॉट मिनिमाइज देयर इंपोर्ट्स। ठीक है। दे विल ट्राई टू बूस्ट अप देयर एक्सपोर्ट्स बट दे विल नॉट मिनिमाइज देयर इंपोर्ट्स। इन दिस वे बोथ द नेशंस कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा जी, अब क्या होगा कि जिस चीज़ में किसी कंट्री को जिस भी कमोडिटी की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल होगा उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें वो स्पेशलाइजेशन हासिल करेगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि एब्सोल्यूट एडवांटेज होता क्यों है किसी कंट्री को। एब्सोल्यूट एडवांटेज दो तरह का होता है। एक नेचुरल एडवांटेज होता है जो कि उस कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस कंट्री को देते हैं। ठीक है। और दूसरा एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल हो सकता है उस कंट्री के लोगों की स्किल्स के ऊपर, उस कंट्री के लोगों की टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है। जो कि उस कंट्री के लोगों ने अपनी मेहनत से और हार्ड वर्क से अचीव किया होगा। ठीक है। नेचुरल जो एडवांटेज है वो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल फर्टाइल लैंड्स की सूरत में, फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, मादनी वसाइल हैं, उनकी सूरत में। ठीक है। लाइक आ कंट्री हैज़ गोल्ड रिजर्व्स। ठीक है। आ कंट्री हैज़ सिल्वर माइंस। आ कंट्री हैज़ पेट्रोलियम रिजर्व्स, पेट्रोलियम रिसोर्सेज। ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि किसी भी कंट्री को किसी भी चीज़ की किसी भी नेचुरल रिसोर्स की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज देते हैं। जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करें कि तो वहाँ की ज़मीन जो है, लैंड है, वो बहुत फर्टाइल है। इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड वो जो कपास है, पटसन है, उसकी जो प्रोडक्शन है उसके लिए बांग्लादेश की जो लैंड है दैट इज़ वेरी सूटेबल। अच्छा, फिर सेकंड जो बात है एक्वायर्ड एडवांटेज जो है, जो कि किसी भी कंट्री के लोग अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी स्किल की वजह से हासिल करते हैं, उसमें मैं एग्जांपल दूंगी आपको
यूएसए की, कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस यूज़ की जाती है, वहाँ पे लेबर कम है, इसलिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो है वो अचीव कर ली गई है। जापान की एग्जांपल दूंगी, ठीक है। इन कंट्रीज़ की, चूँकि ये कंट्रीज जो है स्किल्स में और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, इसलिए ये मैन्युफैक्चर जो गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज को समझने के बाद हम फिर से इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि कोई भी कंट्री उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेगा जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल होगा, और वो कमोडिटी इंपोर्ट करेगा जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल नहीं होगा, ठीक है। या वो कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगा जिसकी प्रोडक्शन में वो अपने कंपेटिटर्स की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और वो कमोडिटी इंपोर्ट करेगा जिसकी प्रोडक्शन में वो एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो एडम स्मिथ जो है वो एम्फेसिस करता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर पे। वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की बात करता है कि जो कंट्री है उसको अपनी जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन हासिल करनी चाहिए, कि अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उनको अपनी एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो कमोडिटी है उसको पैदा करने में या उसकी प्रोडक्शन में लगाना चाहिए, अपने जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं उसकी प्रोडक्शन में यूज़ करने चाहिए, ठीक है। और डिवीजन ऑफ लेबर करनी चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि डिफरेंट जो लेबर्स हैं उनको प्रोडक्शन प्रोसेस के जो डिफरेंट टास्क हैं या वर्क्स हैं उनको असाइन कर दिया जाए, और वो बार बार एक ही लेबर जो है वो एक ही काम करे। इससे क्या होगा कि उस लेबर की उसी काम को करने में एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाएगी, वो एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि हाई प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लेबर जो है वो हम अचीव कर सकते हैं ड्यू टू स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा जी, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर यानी उस चीज़ की प्रोडक्शन में हमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेनी चाहिए, और जो लेबर है उसको डिवाइड कर देने चाहिए डिफरेंट काम, और एक ही लेबर जो है वो बार बार वो काम करे। इन दो चीज़ों को से क्या रिजल्ट निकलेगा कि अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा बड़े पैमाने पे पैदा करेंगे और डिवीजन ऑफ लेबर के साथ पैदा करेंगे तो उससे क्या होगा कि पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि फिफ्थ अजम्पशन था एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ कहता है कि जब भी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगी यानी एक्सपोर्ट कमोडिटी को बड़े पैमाने पे तैयार किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, तो उससे उस कंट्री के ज़्यादा रिसोर्सेज उसमें यूज़ किए जाएंगे, उसी चीज़ को बार बार पैदा किया जाएगा जिससे लेबर जो है वो एक्सपर्ट हो जाएगा उसी चीज़ को बनाने में। इस तरह क्या होगा, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम से कम हो जाएगी, मिनिमाइज होती जाएगी, ठीक है। तो अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब किसी चीज़ को बड़े पैमाने पे पैदा किया जाता है तो उसकी पर यूनिट कास्ट कम हो जाती है। इसी को वो कहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और वो पर यूनिट कॉस्ट के कम होने की वजह से जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो उस चीज़ की ज़्यादा अमाउंट जो है वो उसको प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएगा। ये पहला बेनिफिट होगा एक्सपोर्टिंग नेशन को कि वो उस चीज़ की पहले की निस्बत ज़्यादा मिकदार बनाने में कामयाब हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं अब इसमें एग्जांपल दूंगी। अच्छा जी, ये इमेजिनरी एग्जांपल्स हैं, इनका हकीकत के साथ ताल्लुक़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये जो फिगर्स हैं ये हमने इमेजिनरी लिखी हैं। दो कंट्रीज़ हम लेते हैं, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। अच्छा जी, सऊदी अरेबिया में जैसा कि आपको पता है पेट्रोलियम के ज़खायर पाए जाते हैं, तो और पाकिस्तान जो है उसमें फर्टाइल लैंड्स मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल हो सकता है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, और सऊदी अरेबिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल हो सकता है इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा जी, अब हम ये जो है फिगर्स हैं ये हैं लेबर आवर्स, कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन में या किसी चीज़ का एक यूनिट पैदा करने में कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं। पहले हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम को एक यूनिट पेट्रोलियम का पैदा करने के लिए 2 लेबर आवर रिक्वायर्ड हैं, और वीट का एक यूनिट पैदा करने में 8 लेबर आवर रिक्वायर्ड हैं। डेफिनेटली सऊदी अरेबिया के लिए पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करना आसान है, तो जो पेट्रोलियम है वो सऊदी अरेबिया की एब्सोल्यूट एडवांटेज की कमोडिटी है। इन द सेम वे पाकिस्तान में पेट्रोलियम को पैदा करने के लिए 10 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं, जबकि वीट की प्रोडक्शन के लिए 4 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं। दैट्स वाई पाकिस्तान जो है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो जो पाकिस्तान है वो वीट एक्सपोर्ट करेगा और सऊदी अरेबिया पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करेगा।
और पाकिस्तान जो है वो पेट्रोलियम सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करेगा, और जो सऊदी अरेबिया है वो वीट पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा। अच्छा जी, अब ये मैटर नहीं करता कि पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा या सऊदी अरेबिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे जो कंक्लूजन है वो ये है कि बोथ द नेशंस कैन गेन फ्राम ट्रेड, यानी जो ट्रेड के इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स हैं वो दोनों कंट्री को मिल सकते हैं। यानी दोनों नेशंस जो हैं वो गेन किया उन्होंने, पाकिस्तान को पेट्रोलियम मिला है और सऊदी अरेबिया को वीट मिला है, ठीक है। और प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में वीट की प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन की वजह से पहले से बढ़ गई है, और सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन है वो स्पेशलाइजेशन की वजह से बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एडम स्मिथ ने ये भी अज्यूम किया है कि टू कंट्रीज़ हैं और दोनों कंट्रीज़ के जो एब्सोल्यूट एडवांटेज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी डिफरेंट कमोडिटीज़ में दोनों को एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है तो ट्रेड बेनिफिशियल होगी। एक अगली एग्जांपल दे देते हैं इंग्लैंड और फ्रांस की। अच्छा जी, इंग्लैंड जो है जैसा कि आपको पता है एफिशिएंट है टेक्सटाइल की प्रोडक्शन में, और जो फ्रांस है वो एफिशिएंट है वाइन की प्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं ये भी कि टेक्सटाइल की प्रोडक्शन में इंग्लैंड को 2 लेबर आर रिक्वायर्ड हैं और वाइन की प्रोडक्शन में 8 लेबर आर रिक्वायर्ड हैं। डेफिनेटली जो इंग्लैंड है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, जबकि जो फ्रांस है वो टेक्सटाइल की प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं 10 आवर्स और वाइन की प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड हैं 4 आवर्स। तो जो फ्रांस है डेफिनेटली वो वाइन की प्रोडक्शन में एफिशिएंट है। तो इंग्लैंड जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेगा और वाइन इंपोर्ट करेगा, और जो फ्रांस है वो वाइन एक्सपोर्ट करेगा और टेक्सटाइल इंपोर्ट करेगा। बोथ द नेशंस इन दिस वे बोथ द नेशंस विल गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा जी, आई होप कि आपको ये इन एग्जांपल्स की मदद से जो थ्योरी है वो समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसके क्रिटिसिज्म की, कि इस थ्योरी में क्या क्या फ्लॉज तो नहीं कह सकते कि क्या क्या वीकनेसेस हैं इस थ्योरी की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अजम्पशंस को गौर से देखते हैं। इट्स अ 2x2 मॉडल। ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज़ हो, यानी 2 ममालिक के ही दरमियान हो और 2 ही वो कमोडिटीज़ एक्सचेंज करें। ये ज़रूरी नहीं है, 2 से ज़्यादा कमोडिटीज़ जो हैं वो भी हो सकती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, कि 2 जो ममालिक हैं वो 2 से ज़्यादा कमोडिटीज़ में डील करें, और एक कंट्री है जो है वो 1 से ज़्यादा ममालिक के साथ भी डील कर सकते हैं। तो पहला अजम्पशन ये था। दूसरा है फ्री ट्रेड। अच्छा जी, फ्री ट्रेड की बात करें तो फ्री ट्रेड जो है आजकल कहीं भी पॉसिबल नहीं है। फ्री ट्रेड पॉसिबल हो भी, लेकिन फ्री ट्रेड जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। फ्री ट्रेड देखने में नहीं आ रही। आजकल जो है वो इंटरनेशनल जो फ़्लो है ट्रेड का, उसको कस्टम ड्यूटीज़ का सामना है, टैरिफ्स का सामना है, कोटा सिस्टम का सामना है। अच्छा, ये क्यों है ये भी हम देखते हैं अभी। फिर तीसरा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो सिर्फ लेबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा जी, फिर फोर्थ है लेबर मोबिलिटी। हाँ जी, ये आजकल जो लेबर मोबिलिटी है अक्रॉस द कंट्रीज दैट इज़ वेरी कॉमन, यानी लेबर जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, आइदर वो एजुकेशन हासिल करें, वो काम करने जाएं, स्किल्ड वर्कर्स, नॉन स्किल्ड वर्कर्स, हर तरह के जो वर्कर्स हैं वो अक्रॉस द कंट्रीज़ जो हैं वो मोबाइल हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्री ट्रेड क्यों एक्सरसाइज नहीं की जाती है, फ्री ट्रेड को क्यों आजकल प्रमोट नहीं किया जाता। यहाँ पे जो एडम स्मिथ है इसने एक तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट हैं उनको इग्नोर कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कहीं पे जिक्र नहीं किया। हालांकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इंटरनेशनल ट्रेड में वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। फिर दूसरी बात यह है कि एडम स्मिथ ने अज्यूम किया है कि जो मतलब बार्टर सिस्टम है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, यानी वो वीट के बदले में पेट्रोलियम लेता है, कहीं पे भी कीमतों का जिक्र नहीं है। जबकि आजकल जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं वो होती हैं प्राइसेस की शक्ल में, मतलब डॉलर्स की शक्ल में होती हैं, डॉलर्स ही हमें पे करने होते हैं, डॉलर्स ही हम रिसीव करते हैं। और किसी भी जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो डिपेंड करती है उसकी नेचर पे। जैसे वीट है, वीट की जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम है, और पेट्रोलियम की जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में हाई है। और मज़ीद जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको डेप्रीशिएटिंग जो करेंसीज़ हैं उनका सामना है, यानी उनकी जो करेंसीज़ हैं वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी निस्बत वीक हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं
वो सस्ती होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, और जो इनकी इंपोर्ट्स होती हैं वो महंगी होती हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर गुड्स जिनकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम होती है। और इंपोर्ट क्या करते हैं, या तो पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और जो हैवी मशीनरी है उसको इंपोर्ट करते हैं, जिनकी जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हैं। दैट्स वाई जो कंट्रीज़ हैं उनको बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट का सामना करना पड़ता है, यानी उनकी इंटरनेशनल जो पेमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो उनकी रेसिट्स हैं वो कम होती हैं। इसलिए जो कंट्री हैं वो इंपोर्ट्स को कम करने के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर हैवी टैरिफ्स इम्पोज करते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ इम्पोज करते हैं, ताकि जो इंपोर्ट्स हैं उनके कंट्री में महंगी हो जाए और लोग उनको कम ख़रीदें। इससे एक तरफ तो इन्फ्लेशन टेंडेंसीज जो हैं वो जन्म लेती हैं, यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है इंपोर्ट्स के महंगे होने से। और दूसरी बात ये है कि जो उस कंट्री के लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर वो मुतासर होती है, अफेक्टेड होती है। अच्छा जी, ये था एडम स्मिथ की थ्योरी। और अब हम इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि डिस्पाइट इट्स वीकनेसेस, एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो थ्योरी है दैट्स अ बिग इनिशिएटिव टुवर्ड्स द फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, एडम स्मिथ ने मर्केंटिलिज्म के जो आइडियाज़ थे उनकी निगेशन करते हुए दुनिया को बताया कि बोथ द कंट्रीज़ कि जितनी भी ट्रेडिंग नेशंस हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड से गेन हासिल कर सकती हैं, उनको एक्सपोर्ट भी करना चाहिए और उनको इंपोर्ट्स भी करना चाहिए। ठीक है, इंपोर्ट्स से उस कंट्री के जो लोग हैं उनको वो चीज़ें भी मैसर आती हैं जो कि वो अपने कंट्री में पैदा नहीं करते। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।